एंड वेलकम। आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं प्रियंका संभव आपके साथ और आपके लिए लेकर आती हूं ये खास वीडियो पॉडकास्ट ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा। और इस खास बातचीत में आज मैं एक ऐसे फाइनेंशियल वेलबींग के प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूं जिसकी अहमियत हमें तभी समझ में आती है जब बुरा वक्त आता है। बीमार पड़ने पर, घर के इकलौते कमाई करने वाले के गुजर जाने पर, घर में अगर चोरी हो जाए, आग लग जाए या फिर आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाए। मुझे लगता है समझ गए होंगे आप कि ये सारी बैड न्यूज़ जब हमें मिलती है तब हमें समझ में आता है कि इंश्योरेंस कवर कितना इम्पॉर्टेंट है आपकी पूरी पैसों की प्लानिंग को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए। ये वो स्टैंप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड है। तो क्यों है इग्नोर्ड? कितना इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए, आपको अपनी इंश्योरेंस में किस तरह की प्रायोरिटी तय करनी चाहिए, और क्यों लोग नहीं खरीद रहे हैं इंश्योरेंस, क्यों इसको इग्नोर कर रहे हैं, आज हम यही समझने वाले हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बजाज कैपिटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग के सीईओ वेंकटेश नायडू। इंश्योरेंस पर लंबा खासा एक्सपीरियंस है इनके पास, और मेरे साथ मनी 9 में अलग अलग शोज़ में हम कई बार इंश्योरेंस पर बात करते आए हैं, लेकिन फोकस केवल ये नहीं होता है कि गैप्स कहाँ हैं। हम हमेशा थोड़ा सा अपने किसी टॉपिक पर बात कर रहे होते, तो मुझे लगा कि आज हमें वेंकटेश जी को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि हमसे इस टॉपिक पर बात करें। सो वेंकटेश, हम बातचीत शुरू करो उससे पहले आपने अभी इंश्योरेंस के स्पेस में कितना समय बिता दिया है और इस सेक्टर में आपने क्या बदलते हुए देखा और क्या बिल्कुल नहीं बदला है? हाँ जी, प्रियंका जी कैसे हो आप? ओके, वेरी वेरी गुड। पहले तो इंश्योरेंस में लोगों को मेरा उम्र पता नहीं चलना चाहिए, बट 23 साल हो गए अभी। ओके, 23 साल इंश्योरेंस सेक्टर में बिता चुका हूँ मैं, जिसमें से पिछले 3 साल बजाज कैपिटल के साथ जुड़ा हूँ सीईओ बन के। उससे पहले करीबन 19 साल 20 साल बाकी इंश्योरेंस में बिता चुका हूँ। और इंश्योरेंस में क्या बदलाव आया है, बहुत ज्यादा बदलाव आए हैं। 2003 में जब मैं इंश्योरेंस सेक्टर के साथ जुड़ा तो हमें इंश्योरेंस में लोगों को ये समझाना पड़ता था कि इंश्योरेंस खरीदना जरूरी क्यों है। ओके, और इंश्योरेंस खरीदना जरूरी क्यों है, और इंश्योरेंस प्राइवेट सेक्टर से खरीदना भी ठीक है, ये समझाने में बहुत दिक्कत होती थी। इंश्योरेंस का मतलब समझाना पड़ता था लोगों को। काफी लोगों को तब एलआईसी पता था, बट एलआईसी एक सेविंग्स कंपनी जैसे तब चिट फंड लोग बहुत अच्छा समझते थे, तो तब एलआईसी भी एक स्मॉल सेविंग्स कंपनी की तरह ट्रीट करी जाती थी। वहां से आज तक जो चेंजेस आए हैं उसमें सबका योगदान है। जो शानदार इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत सोच साच के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स लाए हैं, हमारे जो रेगुलेटर हैं जिन्होंने कंटिन्यूअसली पब्लिक के इंटरेस्ट, पब्लिक के हित में जो पॉलिसीज लेके आए हैं और इंश्योरेंस कंपनीज को फोर्स किया है अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लेके आने के लिए, तो काफी बदलाव हुआ है। अगर 2-3 चीज मैं डिस्टिंक्टली बताऊं आपको, तो एक, काफी प्रोडक्ट्स जो है तब से अब तक काफी बदल चुके हैं। काफी प्रोडक्ट्स तब से अब तक जुड़ चुके हैं, और जो प्रोडक्ट्स पहले ऐसे होते थे कि प्रोडक्ट ये है और कोई भी आए यही प्रोडक्ट लेंगे, अब पीपल स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, पीपल स्पेसिफिक सॉल्यूशंस जो है वो अभी आ चुके हैं। ओके, और पहले जो रिटर्न भी प्रोडक्ट्स में कम होता था और बेनिफिट भी कम होता था, आज के तारीख में रिटर्न और बेनिफिट भी हर प्रोडक्ट कैटेगरी में बढ़ चुका है। ओके, तो काफी चेंजेस आ चुके हैं, काफी प्रोडक्ट्स भी बदल चुके हैं, मार्केट भी बदल चुका है, लोगों का अवेयरनेस भी बदल चुका है। तो ऑल इन ऑल इंश्योरेंस में पिछले करीबन 20-25 साल में काफी बदलाव आ चुका है, प्रियंका जी। तो आपने वो वक्त देखा जब आप फिंगर टिप्स में गिन सकते थे कि कितनी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, और अब हम ऐसे वक्त में खड़े हैं जब तेज़ी से इनके नंबर्स बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट वेंकटेश आपके लिए ये था कि क्या नहीं बदला है? कुछ ऐसी बात है जो आपको चुभती है कि ये बात नहीं बदली है, ये तब भी वैसी थी और अब भी ऐसी है, या आप कहेंगे नहीं ऐसा कुछ है? शायद मेरे लिसनर्स को पूरा पसंद ना आए ये बताना, बट पब्लिक का जो अवेयरनेस और एटीट्यूड टुवर्ड्स इंश्योरेंस वो अभी तक बदला नहीं है। काफी हम लोग इंडस्ट्री में ये बात करते रहते हैं
इंश्योरेंस अभी भी बेचा जाता है, ना कि खरीदा जाता है। आज के तारीख में अगर लोगों से पूछे कि सोने का दुकान हर जगह खुला हुआ है, लोग जाके सोने के दुकान के सामने लाइन लगा के शायद सोना खरीद भी लेते हैं। आज के तारीख में मॉल में जाते हैं, बहुत एक्सपेंसिव कपड़े आ चुके हैं, कपड़ों के दुकान में लोग लाइन लगा लगा के कपड़े खरीद लेते हैं। बट अगर इंश्योरेंस इंश्योरेंस यानी कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस खरीदने के लिए आज भी कोई लाइन लगाता नहीं है। आज लोगों को जाके समझाना पड़ता है कि जब आपको इंश्योरेंस नहीं चाहिए तभी खरीदने में विजडम है, ताकि जब आपको इंश्योरेंस चाहिए तब आपके पास इंश्योरेंस रहेगा। तो अभी भी लोगों का अवेयरनेस तो ऊपर गया है, बट लोगों का एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, यानी कि ये नेसेसिटी है, ना कि एक लग्जरी या किसी के बताने से ना ले, अपने खुद से लेने का एटीट्यूड अभी बदला नहीं है। तो ये एक चीज है जो अभी भी बदलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, प्रियंका जी। सो अभी भी ये एक पुश प्रोडक्ट है, यानी आप उनको जाकर बताएंगे तो वो खरीदेंगे। ये अपने आप लोगों को पुल नहीं कर पा रहा है, पुल प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है। और इनफैक्ट मैंने भी कहा कि जब तक बुरा वक्त नहीं आता तब तक हम इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते। और ऐसा ही बुरा वक्त वेंकटेश कोविड रहा, जिसमें कि इस फाइनेंशियल प्रोडक्ट को सब पहचानने लगे, इसके बारे में बात होने लगी, सबकी ज़ुबान पर आ गया। लेकिन ये जो इंश्योरेंस को जो ये फेम मिली थी बहुत शॉर्ट लिव्ड रही। इम्पोर्टेंस समझा लोगों ने, पर आपने अभी एक वर्ड यूज़ किया, एक्सेप्टेंस नहीं हुई। प्रीमियम टू जीडीपी रेशियो जो एक वो हमें बताता है इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन, वो हमें और भी मतलब वो घटने लगा। इमीडिएटली आफ्टर कोविड हमने यहाँ पर एक राइज देखा और अब ये घटने लगा है। आप इसे कैसे इंटरप्रेट करेंगे? एक्सेप्टेंस क्यों नहीं, जब आप इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं पर नहीं खरीद रहे हैं? ये कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी जो है, लोग चाहते हैं कि ये बेसिक फैसिलिटीज जो है, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लोग अभी भी, अगर हेल्थ इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट, आपने कोविड के बारे में बात किया तो इसके बारे में 2 मिनट हम बात करेंगे। कोविड के टाइम में लोगों को पहले तो ये समझ में आ गया है जो हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है वो बिल्कुल प्रॉब्लम है, जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है वो काफी नहीं है, ये भी लोग समझने लगे थे। ओके, वहां से लाइफ इंश्योरेंस फिर भी लोगों को इतना एक्सेप्टेंस और समझ में नहीं आया, बट हेल्थ इंश्योरेंस में काफी वो ग्रोथ भी आ गया। वो 1-2 सालों में काफी ग्रोथ रेट भी बढ़ गया था हेल्थ इंश्योरेंस का। बट अभी भी लोग समझते हैं कि जो कंपनी से मिलता है और जो हम पैसा कमा लेते हैं, जो प्रॉपर्टी खरीद लिया उसको बेचने से पैसा मिल जाएगा, वो अवेयरनेस अभी भी लोगों में चेंज होने में अभी भी टाइम लग रहा है। ऐसे नहीं कि बदला नहीं है। अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री देखोगे तो प्रीमियम्स आज के तारीख में जो कलेक्टेड प्रीमियम्स हर साल 20 से 21% लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस सब में बढ़ रहा है। ऐसे नहीं कि नहीं बढ़ रहा है, बट हमारा जीडीपी भी रफ्तार से बढ़ रहा है और प्रीमियम भी 20-21% से बढ़ रहा है। पेनिट्रेशन जो है वो आज के तारीख में कम हो रहा है। अगर आप देखोगे तो अभी भी जो डीप पेनिट्रेशन है, काफी जो लोग खरीद रहे हैं उनको समझ में आ चुका है कि ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और ज्यादा खरीद रहे हैं। जो नहीं खरीद रहे हैं उनके एजुकेशन में अभी भी टाइम लग रहा है। बिकॉज प्रियंका जी, आपको यह भी समझना जरूरी है कि एजुकेटिंग पीपल जो है एक्सपेंसिव अफेयर है। आज के तारीख में इंश्योरेंस कंपनीज और बजाज कैपिटल जैसे ब्रोकर्स, बाकी ब्रोकर्स को भी और इंडिया में डीप जाना, लोगों को समझाना और वहां से बिजनेस लेके आना इतना सस्ता नहीं है। वहां पे खर्चा लगता है और लॉन्ग टेन्योर्ड है, तो इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा लगेगा। तो ये सब एक रीजन है पेनिट्रेशन के डिफरेंस में। पेनिट्रेशन सिंगल रीजन से इंक्रीज नहीं हुआ ये नहीं बोल सकते हैं। प्रीमियम्स कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, जो प्रीमियम कलेक्टेड है वो बढ़ रहा है। जो लोग जो पॉलिसी के अंदर आ रहे हैं, यानी कि जितने लोग पॉलिसी खरीद रहे हैं उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आ रहा है। बिकॉज और डीप इंडिया में जाना जरूरी है, उसमें इंडस्ट्री को इन्वेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। तो
फिर इन दैट केस अगर हम एक टॉल ऑर्डर देख रहे हैं कि 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल, तो आपको क्या लग रहा है वो मार्क हम मिस कर जाएंगे क्या? बिकॉज अगर आप प्रीमियम आ रहे हैं, जिन लोगों के पास है वो समझ रहे हैं, जिन जो बहुत बड़ा तबका जो वो फेंस सेटर बना हुआ है, सो अगर वो फेंस सेटर जब तक आएगा नहीं मैदान में तो 2047 क्या चांसेस लग रहे हैं? मिस हो जाएगी डेडलाइन इंश्योरेंस फॉर ऑल? इसमें बदलाव आ सकता है। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूट तीन इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स है इस 2047 ऑब्जेक्टिव के लिए। एक हम हमेशा बोलते हैं कि प्रोडक्ट के लिए एक्सेस, अवेलेबिलिटी और सिंप्लिसिटी, ये तीन चीज बहुत जरूरी है। यानी कि प्रोडक्ट जितना सिंपल होगा, लोगों को खरीदने में दिक्कत नहीं होगा और लोगों को खरीदने में कठिनाई नहीं होगी। नंबर 2, अवेयरनेस। लोगों का जितना अवेयरनेस बढ़ेगा प्रोडक्ट्स को लेके, उतना पेनिट्रेशन बढ़ेगा। नंबर 3, एक्सेस। एक्सेस में भी अभी एक छोटा सा चीज जो IRDAI हमारे रेगुलेटर ने किया, जो POSP फ्रेमवर्क, यानी कि ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ाने के लिए जो इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए एक माध्यम निकाला POSP। उसकी वजह से मोटर इंश्योरेंस, लोग मोटर इंश्योरेंस खरीदने के लिए वो एक्सेस बढ़ गया। ओके, और चौथा चीज है टेक्नोलॉजी। आज के तारीख में टेक्नोलॉजी की वजह से लोग सिर्फ एक एप्लीकेशन, जो अपना एप्लीकेशन है, जो भी UPI एप्लीकेशन है, उस पे जाके आज के तारीख में इंश्योरेंस खरीद पा रहे हैं, जस्ट बाय द नॉक टैप ऑफ अ फिंगर। तो टेक्नोलॉजी, एक्सेस, अवेलेबिलिटी, अवेयरनेस, ये चार चीजों की वजह से 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल ऑब्जेक्टिव की तरफ हम रफ्तार से बढ़ सकते हैं। इंश्योरेंस फॉर ऑल हो जाएगा कि नहीं, वो सिर्फ वक्त ही बता पाएगा। प्रियंका जी, आपने POSP, पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन का जिक्र किया, थोड़ा सा ये समझाएंगे ये क्या है वेंकटेश? तो जो इंश्योरेंस हम खरीदते कहां से है? आज के तारीख में इंश्योरेंस हम बैंक से जाके खरीद सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्टली खरीद सकते हैं, जो हमारे एजेंट दोस्त है वहां से खरीद सकते हैं, जो हम जैसे इवॉल्व फाइनेंशियल प्लानर्स और ब्रोकर्स है उनसे खरीद सकते हैं। तो एजेंट जो इन चारों चीजों का लाइसेंसिंग जो है, जो बेच सकते हैं, इसमें बहुत कठिनाई है। ठीक है। POSP जो है वो सिंपल लाइसेंस देके रेगुलेटर ने इंट्रोड्यूस किया है, जो ब्रोकर्स या इंश्योरेंस कंपनीज हो, लोगों को POSP बना के उनको सर्टिफाई कर सकता है सिंपल प्रोडक्ट बेचने के लिए। जो ज्यादातर प्रोडक्ट जो बिकते हैं वो बड़े सिंपल प्रोडक्ट है। सिंपल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट 5 लाख तक का सम एश्योर्ड तक, सिंपल व्हीकल इंश्योरेंस प्रोडक्ट 50 लाख के IDV तक, या सिंपल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट 25 लाख के सम एश्योर्ड तक, ये सब प्रोडक्ट अलाउड है POSP गाइडलाइन के अंदर। इसकी वजह से जो सेलर्स जो है, जो बेचने वाले सर्टिफाइड सेलर्स, वो बढ़ चुके हैं POSP गाइडलाइन की वजह से, जिसकी वजह से एक्सेस बढ़ चुका है। आज के तारीख में गांव-गांव में, छोटे टाउन्स में, छोटे सिटीज में भी क्वालिफाइड इंश्योरेंस सेलर्स POSP के द्वारा पहुंच चुके हैं, जिनसे आराम से लोग समझ सकते हैं और उनसे खरीद सकते हैं प्रोडक्ट्स। ओके, अब क्योंकि हमने इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर समझ लिया, आपसे चैलेंजेस समझ लिए, अब बताइए लाइफ इंश्योरेंस हम शुरू करते हैं, यहाँ पर क्या दिक्कत आती है? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस तो बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है। आप अपनी लाइफ को कवर करने के लिए एक टर्म इंश्योरेंस प्लान आपके पास होना चाहिए, पर यहाँ पर भी लोग पीछे हट रहे हैं। सो लाइफ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस, और इसे क्यों नहीं खरीद रहे हैं? जो नहीं खरीद रहे हैं उनको आप क्या अपील करना चाहेंगे? पहले तो अपील ये खरीदना कहना चाहता हूं कि खरीदिए। ओके, आपके बिना आपका फैमिली इमोशनल लॉस से सफर करेगा ही, बट फाइनेंशियल डैमेज सबसे ज्यादा होगा। मैं हमेशा यही चीज पूछता आया हूं। बहुत ही बोरिंग क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन बदला नहीं है। 21 साल से मैं ये पूछ रहा हूं। आप अगर नहीं रहोगे, आप बिल्कुल गारंटी के साथ किसको नॉमिनेट कर पाओगे कि ये मेरे गैर हाजिरी में मेरा परिवार का ख्याल रखेगा या रखेगी? कई लोगों के पास, या हर
जिससे भी मैं बात करता हूं, किसी के पास इस सवाल का कॉन्फिडेंट जवाब नहीं है। अगर इस चीज का जवाब आपके पास भी नहीं है तो फटाफट जाके एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लीजिए। ओके, आज के तारीख में लोग क्यों नहीं खरीद रहे हैं? अगेन, हमारा इंडियन माइंडसेट जो है, मैं माफी चाहता हूं ये बोलने के लिए, हम ये सोचते हैं कि बाकी लोगों के साथ हादसा हो सकता है बट मेरे साथ तो हादसा नहीं होगा। अच्छी सोच है, भगवान ये करे कि आपके साथ कभी बुरा हादसा ना हो, बट बर्थ इज नॉट गारंटीड, बट डेथ जो है वो गारंटीड है। डेथ तो आनी ही है। तो लोग सोचते हैं अगर मैं जिंदा रह गया तो ये प्रीमियम तो मुझे वापस नहीं मिलने वाला है, मैं इन्वेस्ट कर चुका हूं। ओके, पहले तो अगर वो आप जिंदा रह गए तो बहुत अच्छी बात है, खुशी मनाइए। और आज के तारीख में ऐसे भी प्रोडक्ट्स आ गए, अगर आपने पॉलिसी लिया है 20 साल 30 साल 40 के लिए, प्रीमियम भरा है आपने और कुछ नहीं हो आपको, तो वो प्रीमियम भी आपको वापस मिल सकता है। हाँ, थोड़ा प्रीमियम ज्यादा है उसमें, पर वो प्रीमियम पूरा आपको वापस मिल जाएगा। आज के तारीख में ऐसा भी पॉलिसीज आ गया जहां पे आपका कवरेज जो है 80 साल तक है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी आ गए जहां पे आपका कवरेज जो है 99 ईयर्स तक है। अगर आपको लगता है 99 ईयर्स तक भी ये प्रोडक्ट मेरे फैमिली के यूज में नहीं आएगा, तो आपके सोच में प्रॉब्लम है। ओके, आज के तारीख में बहुत अच्छे ये प्रोडक्ट्स आ गए हैं और आपका हर सवाल का जवाब, आपके मन में जो भी सवाल आता है इंश्योरेंस को लेके, वो सारे सवालों का जवाब ये प्रोडक्ट में डेवलप कर चुके हैं इंश्योरेंस कंपनीज। तो आप किसी से भी बात करिए, बहुत आसानी से आप खरीद सकते हो, आप रिसर्च कर सकते हो और आप आराम से खरीद सकते हो आज की तारीख। ठीक है, तो यानी सप्लाई साइड में आपके पास माल है पर डिमांड साइड में समझ की कमी है। और मुझे लगता है सबसे बड़ा बैरियर यही होता है, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस प्लान के साथ, कि अरे मैं प्रीमियम देता रहूँगा, अगर मैं ज़िंदा रहूँगा तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं। तो उसका भी जवाब इंश्योरेंस इंडस्ट्री के पास है। अब आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। जब हम जीडीपी, प्रीमियम टू जीडीपी रेशियो जो देख रहे हैं, उसमें हेल्थ इंश्योरेंस की हालत तो और भी ख़राब है। इनफैक्ट जब मैं और आप बजट के वक्त बात कर रहे थे तब भी आपने ये पॉइंट किया था कि हेल्थ इंश्योरेंस में देखिए उसका जो है वो 0.9% है हेल्थ इंश्योरेंस की जो प्रीमियम टू जीडीपी रेशियो है। इसमें हम और गिरावट ही देख रहे हैं, राइट? यस, बिल्कुल। जनरल इंश्योरेंस का अंडर 1% है। सो जनरल इंश्योरेंस का अंडर 1% है 0.9% में, यानी कि इसमें सब इंश्योरेंस आ गया। आपका मोटर इंश्योरेंस आ गया, आपका हेल्थ इंश्योरेंस आ गया और दूसरे तरह के जितने इंश्योरेंस है। एम आई राइट वेंकटेश? और हेल्थ का पेनिट्रेशन जो है 6% है। हाँ, कि जिसमें गवर्नमेंट स्कीम्स भी अभी गवर्नमेंट स्कीम्स भी ऐड कर रहा हूं मैं, तो 6% जीडीपी का भी पेनिट्रेशन है हेल्थ इंश्योरेंस। ओके, सो फिर भी हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर आपको क्या लग रहा है, ज्यादा समझ है क्या, लोगों को खरीद पा रहे हैं? क्योंकि तब भी अगर जब हम देखते हैं कि जब लोग बीमार पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक सफिशिएंट या फिर एक जो राइट अमाउंट का हेल्थ इंश्योरेंस है वो लोगों के पास नहीं होता है, एंड वो पुश हो जाते हैं कि भैया अपने पॉकेट से उनको जेब से खर्चा देना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, अपने इन्वेस्टमेंट्स को तोड़ना पड़ता है। बिल्कुल, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जितना इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इंश्योरेंस उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जब जिंदा हो तभी हेल्थ इंश्योरेंस यूज होता है आपके लिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस में 2-3 फिगर्स देना चाहता हूं मैं आपको। पिछले 5 साल में हर साल मेडिकल इन्फ्लेशन जो बोलते हैं, मेडिकल इन्फ्लेशन यानी कि जिस रफ्तार से आपका मेडिकल कॉस्ट जो है हर साल बढ़ रहा है, हम चाइना के बाद दुगनी जगह में है। दूसरे जगह में है जहां पे हेल्थ इंश्योरेंस इन्फ्लेशन जो है 14% है। यानी कि पिछले साल अगर एक ट्रीटमेंट का खर्चा जो था वो अगर 1 लाख था, आज के तारीख में वो 1,14,000 हो गया। अगले साल उसका 1,30,000 रुपए हो जाएगा। यानी कि कोई भी आपका हेल्थ में प्रॉब्लम हो, आपको अगर अस्पताल में भर्ती होना पड़े, आपका कंटिन्यूसली मेडिकल खर्चा बढ़ रहा है। अगर आपने अपने रिश्तेदारों में देखा होगा, आपने खुद में देखा होगा, अपने फैमिली में देखा होगा, सब लोगों ने कुछ ना कुछ इसमें एक्सपीरियंस हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, आज के तारीख में एनवायरनमेंट
फूड, हैबिट्स, इन 3-4 चीजों की वजह से हेल्थ भी लोगों का कंटिन्यूसली खराब हो रहा है। इंडिया इज नोन एज ए डायबिटीज कैपिटल। जो अपने डायबिटीज जो रोग है, इंडिया डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है। कैंसर अकरेंस बढ़ रहा है। हर डिजीज आज के तारीख में रफ्तार से बढ़ रहा है। यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस का रिक्वायरमेंट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। सेम रीजन लोग सोचते हैं कि अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरता जा रहा हूं तो अगर मेरे साथ कुछ नहीं हुआ तब भी मैं अगर हेल्थ इंश्योरेंस भर रहा हूं, मेरे लिए फायदा क्या है? इसका भी सोच इंश्योरेंस कंपनी में डाल के अच्छे अच्छे फीचर्स लेके आ गए। आज के तारीख में अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम देते हो और भगवान करे, भगवान के भला से अगर आपको कुछ ना हो तो अगले साल आपको इसी प्रीमियम पे डिस्काउंट मिल सकता है। और कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ने यह भी किया है, अगर आप 5 लाख सम एश्योर्ड का हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो अगर अगले साल आपने कुछ क्लेम नहीं किया तो ये 5 लाख 10 लाख हो जाता है। अगर उसके अगले साल आपने कुछ नहीं लिया तो ये 10 साल 15 लाख हो जाए, 10 लाख 15 लाख हो जाता है, फिर 15 लाख 20 लाख हो जाता है। तो आपका 5 लाख का पॉलिसी शायद 10 साल में 50 लाख का सम एश्योर्ड हो जाए अगर आपने क्लेम किया नहीं तो आज के तारीख में इतने अच्छे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, इतने कम प्रीमियम के साथ आपको इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना आसान भी हो गया, बहुत अट्रैक्टिव भी हो चुका है। आप सब लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना है। लोग ये भी सोचते हैं अगर मेरा हेल्थ इंश्योरेंस जो है ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कीम में कवर्ड है, मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूं उसमें भी कवर्ड है या उसमें ही कवर्ड है, अपना पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेना भी बहुत जरूरी है। क्यों? अगर गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम देखोगे तो कुछ ही हॉस्पिटल्स, कुछ ही ट्रीटमेंट्स आपके लिए कवर देती है, सब ट्रीटमेंट्स कवर्ड नहीं है। अगर अपना कंपनी में हेल्थ इंश्योरेंस में कवर है आपका, तो उसमें भी अगर आपका कंपनी का इंश्योरेंस का लिमिट है और अगर आपने कंपनी छोड़ दिया वो कवर डिसकंटिन्यू हो जाएगा। और भगवान ना करे जब आपने कंपनी छोड़ दिया तब आपको कोई डिजीज आ चुका है तो शायद आपको इंश्योरेंस ना मिले ही ना। तो आप अभी इंश्योरेंस जब सोचते हो तभी लेना जरूरी है। अगर नहीं सोच रहे हो तो बिल्कुल सोच के ले लीजिए। अब दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लाइफ इंश्योरेंस भी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इंश्योरेंस भी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बीच में कौन पहले आएगा? इफ आई हैव टू डिसाइड क्या मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस पहले लूं या लाइफ इंश्योरेंस पहले लूं? तो मैं थोड़ा जोक करना चाहता हूं। प्रियंका, आपका राइट आंख इंपॉर्टेंट है कि लेफ्ट आंख इंपॉर्टेंट है? वेंकटेश, मेरे लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो यही सवाल जवाब मैं देना चाहता हूं। और एक और सवाल मैं पूछता हूं, आपको पता है कि आप पहले बीमार पड़ने वाले हो कि पहले दुनिया छोड़ने वाले हो? आई होप ऑर्डर यही हो कि मैं पहले बीमार पड़ूं फिर दुनिया छोड़ूं। इसका जवाब अगर आपको पता नहीं है तो ये सवाल का जवाब यही है कि दोनों इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज जो है आपको पहले सोचना चाहिए। नहीं, दोनों इंपॉर्टेंट है। आई अग्री खरीदो, ये दोनों इंपॉर्टेंट। आई अग्री, दोनों इंपॉर्टेंट है। आई टोटली अग्री, वही मैंने भी कहा। लेकिन दोनों में से अब कोई अगर नौकरी शुरू कर रहा है और उसको इंश्योरेंस खरीदना है पर उसकी जेब शायद अभी उसे अलाउ कर रही हो कि वो एक ही का प्रीमियम अफोर्ड कर सकता है, तो पहले आप उसे क्या लेने के लिए कहेंगे? इसका जवाब मैं दे सकता हूं। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी कि अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते हो लाइफ इंश्योरेंस, आप पे लोग डिपेंडेंट कौन है? घर पे अगर आपका शादी हो चुका है, इज योर फैमिली डिपेंडेंट ऑन यू? अगर शादी नहीं हुआ है, आप बैचलर हो, स्पिंस्टर हो, तो इज योर मम्मी पापा डिपेंडेंट ऑन यू? अगर डिपेंडेंसी नहीं है तो लाइफ इंश्योरेंस का डिसीजन आप थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल लेना जरूरी है। अगर डिपेंडेंट्स आ गए आपके नहीं रहने से, अगर फाइनेंशियल डैमेज आपके डिपेंडेंस पे पड़ने वाला है तो लाइफ इंश्योरेंस भी जरूरी है। अगर आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हो अपने करियर का, अगर डिपेंडेंस नहीं है आपके, या डिपेंडेंस का जो है आप पे डिपेंडेंसी कम है, तो लाइफ इंश्योरेंस थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हो।
हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी हो जाता है। आपको क्या लगता है बिगेस्ट चैलेंज क्या है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में? प्रोडक्ट है चैलेंज, कॉस्टिंग है चैलेंज कि लोग नहीं खरीदते हैं? क्योंकि आपने मेडिकल इन्फ्लेशन की जैसे बात की, एक और चीज़ है जो हमारे पॉकेट को बाइट करती है, वो है प्रीमियम का इन्फ्लेशन। प्रीमियम भी, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम भी जो हैं वो तेज़ी से बढ़े हैं वेंकटेश। तो ये अफोर्डेबल तो नहीं रहता है अगर आप एक बड़ा कवर लेना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है इंडस्ट्री को किस पर काम करना चाहिए? आपने कहा प्रोडक्ट की मुझे तो नहीं लगता कमी है। आप चले जाइए, आपके वेबसाइट पर चले जाओ या और भी कई कंपनियों के ऐप से लेके वेबसाइट में चले जाइए, हर चीज़ के लिए आपको बतेरे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। पर आई थिंक द बक स्टॉप्स कि प्रीमियम का इन्फ्लेशन लोगों को शायद दूर कर रहा है क्या इंश्योरेंस से? इसका भी इंश्योरेंस कंपनीज ने बहुत तेजी से हल सोच रहे हैं। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि बिल्कुल प्रीमियम्स अफोर्डेबल हो गए। प्रीमियम्स अफोर्डेबिलिटी नहीं है, ये एक तरफ है, बट जो इंश्योरेंस कंपनीज का लॉसेस हेल्थ इंश्योरेंस में भी काफी है, यानी कि क्लेम भी प्रीमियम से ज्यादा क्लेम है या टक्कर से है। तो प्रीमियम जो है वो सही है, बट का हल ये है कि आपके पास अभी फ्रीडम है चूज करने का। अगर आप ये सोचते हो कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत वैरायटीज है। अगर आप एक छोटे से टाउन में रहते हो, अगर आप से लेट्स फॉर एग्जांपल एक छोटा टाउन नॉर्थ में रुद्रपुर में रहते हो आप, और आप रुद्रपुर में ही रहने वाले हो, आपको पता है कि रुद्रपुर में काफी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, आपको दिल्ली या लखनऊ ट्रीटमेंट के लिए आने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर रुद्रपुर जो जोन 3 बोलते हैं वही का प्रोडक्ट भी आप प्राइसिंग करके ले सकते हो। तो आज के तारीख में कुछ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो जोन 1, जोन 2, जोन 3 प्रोडक्ट्स लेके आए हैं, जहां पे आपका अगर जोन 3 में आप हो और वहीं पे आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो वहां का प्रोडक्ट आपने ले लिया है तो कम प्राइसिंग में मिल जाएगा। नंबर 2, अगर आप ये सोचते हो कि हेल्थ इंश्योरेंस मुझे अगर कोई बड़ी बीमारी आए तभी मेरा हेल्थ इंश्योरेंस लगेगा, छोटे मोटे चीजों के लिए मैं खुद अफोर्ड कर सकता हूं, उसमें हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से डिडक्टेबल बोल के एक फीचर लेके आ गए, जहां पे अगर आप सोचते हो कि अगर 25,000 से लेके 50,000 या 1 लाख तक जो भी खर्चा आएगा मैं खुद अपने पॉकेट से डाल सकता हूं या सकती हूं, तो वहां पे डिडक्टेबल अगर आपने फीचर ले लिया, अगर आपका प्रीमियम 20,000 रुपए आ रहा है 5 लाख के कवर के लिए, अगर आपने 50,000 का डिडक्टेबल ले लिया कि अगर 50,000 तक का खर्चा मैं इंश्योरेंस कंपनी से नहीं लूंगा, मैं खुद अपने पॉकेट से डाल सकता हूं, तो आपका प्रीमियम शायद 20,000 से 15,000 हो जाए। अगर आपने 1 लाख डिडक्टेबल ले लिया, शायद 15,000 से 20,000 से 12,000 हो जाए। तो बहुत तरीके हैं। अगर आप किसी से बात करोगे, समझना चाहोगे, तो समझ के आप अपना प्रीमियम भी कम कर सकते हो, अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हो, ताकि आप अच्छे इंश्योरेंस कम प्रीमियम में भी ले सकते हो। प्रियंका, काफी सोल्यूशन आ चुके हैं, लोग अगर सोचेंगे और लोगों से बात करेंगे उनको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं अपनी पूरी बातचीत का एक जो है समराइज फॉर्म में आपसे 2 सवाल हैं, एक एक करके बताइए कि मेरा हेल्थ इंश्योरेंस और मेरा लाइफ इंश्योरेंस कैसा हो, यानी हमारा नेता कैसा हो, उसमें मुझे आपके टिप्स चाहिए। पहले लाइफ इंश्योरेंस से शुरू करते हैं। मेरा लाइफ इंश्योरेंस कैसा होना चाहिए, मुझे क्या देखना चाहिए खरीदते वक्त, और मैं कैसे इंश्योर करूं वेंकटेश की बात को लेकर के मैं एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकूं अपने लाइफ इंश्योरेंस को लेकर के? ठीक है, बिल्कुल। तो आपको पहले चीज जो मैं बताना चाहता हूं, हेल्थ इंश्योरेंस आप ले रहे हो या लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो, कृपा करके सच बोल के लीजिएगा। काफी आपके लोग जो है आपको जो गाइड करेंगे वो बोल देंगे कि आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, वो बताने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। अगर आप स्मोक कर रहे हो बताने की जरूरत नहीं है, अगर आपका कोई इलनेस है ऑलरेडी तो वो बताने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ये चीज आप करो ही मत, जो भी है सच बोल के लीजिएगा। हर प्रॉब्लम का हल है। अगर कुछ
आप गलत कर रहे हो या कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, तो उसका थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम लेके देके आप इंश्योरेंस पॉलिसी लोगे तो आपके क्लेम के स्टेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक पहले फंडामेंटल से मैं शुरू करना चाहता हूं, आपका पॉलिसी कैसा हो। ओके, पहले आपको पॉलिसी अपने हिसाब से लेना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस, अगर आप एक 40 इयर्स के हो या 30 इयर्स के हो, आपको अपने अर्निंग इयर्स का इनकम आपको प्रोटेक्ट करना है। अगर आज के तारीख में अगर आप 30 साल के हो, आपको लगता है कि आपका अर्निंग इयर्स जो है 60 साल तक आप कमाओगे, अगर आप नहीं होंगे तो शायद उतना टाइम के लिए अपने फैमिली को सफर करना पड़ेगा। कम से कम 30 टाइम ऑफ योर एनुअल इनकम, आपका जो भी एनुअल इनकम, अगर 10 लाख रुपए आपका एनुअल इनकम है, आपको 3 करोड़ तक का इंश्योरेंस आपको चाहिए। अगर 3 करोड़ तुरंत नहीं ले सकते हो, कम से कम 1 करोड़ 1.5 करोड़ से शुरू करिए, धीरे धीरे से 3 करोड़ तक आप लेके जा पाओगे। ना कि आपको यह सोचना पड़े कि आज ही 3 करोड़ लेना है, 3 करोड़ लेने के लिए मेरे पास इतना प्रीमियम देने के लिए पैसा नहीं है, तो जब रहेगा तब मैं डिसीजन लूंगा। ऐसा कृपा करके ना करें। ओके, आज शुरुआत करिए और धीरे धीरे से बढ़ा सकते हो। नंबर 2 इज दैट आपके नीड के हिसाब से, ओके, काफी इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है आज के तारीख में आपको फ्लेक्सिबिलिटीज ये देता है कि अगर आपके साथ कुछ हादसा हो जाए तो आपका नॉमिनी को पैसा कैसे मिलना चाहिए, पूरा लमसम में मिलना चाहिए या कंटिन्यूअसली उनके अगले 10 साल तक, 20 साल तक, 30 साल तक मिलना चाहिए, सेम पैसा मिलना चाहिए या थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करके मिलना चाहिए। ये सब आप अगर देख के आप लोगे तो आपका इंश्योरेंस पॉलिसी का डिजाइन पक्का हो जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस पे आते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पे वापस मैं यही बोलूंगा, बिल्कुल सच बोल के लीजिएगा। और हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत जरूरी है कि आप इंक्लूजन और एक्सक्लूजन देख के आपको लेना पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस जो है, जैसे मैंने बताया कुछ समय पहले, कि जोन वाइज, यानी कि आप वही जहां पे हो वहीं पे आप ट्रीटमेंट लोगे या बड़े सिटी में भी जाके आप ट्रीटमेंट लोगे, ये पहले आपको आंसर करना पड़ेगा। नंबर 2, आप कुछ पैसा अपने पॉकेट से डाल सकते हो, यानी कि डिडक्टेबल जो बोलते हैं, या आपको बिल्कुल कोई भी पैसा नहीं डालना है, यह आपको पहले से सोचना पड़ेगा। और लिमिट्स जो है, यानी कि आज के तारीख में रूम लिमिट्स बोलते हैं कि आप 1,500 तक, 2,500 तक, 5,000 तक रूम ले सकते हो, प्राइवेट रूम ले सकते हो, इंडिविजुअल रूम ले सकते हो, शेयर रूम ले सकते हो। आपको पहले से डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी लिमिट नहीं चाहिए, कोई भी डिडक्टेबल नहीं चाहिए और सारे आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर्ड चाहिए, तो उसके लिए भी पॉलिसी है, पर आपको प्रीमियम उस हिसाब से ज्यादा होगा। अगर आपको प्रीमियम सही सोचना है तो आपको ये सब आपके पॉलिसी को परख के इंक्लूजन क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए और क्या क्या एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए, ये दोनों चीज अगर आप देखोगे तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, आप जो चूज करोगे वो आप सही चूज कर सकते हो। वेंकटेश, आपने एक बात कही कि सच बोल के लीजिए, कुछ छुपाइए मत। ठीक है, अब क्या होता है, जब किसी ने इंश्योरेंस खरीदा तब शायद वो उसकी हैबिट फिर ओवर द टाइम चेंज हुई। ठीक है, मैंने एक लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, अब वो जब मैं 60 साल की उम्र तक का लिया है भाई, तब तक वो मुझे लाइफ में कवर दे रहा है। बीच में कुछ हैबिट्स आ गए, किसी ने स्मोक करना शुरू कर दिया, किसी को कुछ स्ट्रेस रिलेटेड बीमारी हो गई, तब क्या होगा? क्या मुझे जाके अपने इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा क्या? क्योंकि अभी तो साल में एक बार आता है जब प्रीमियम का नोटिस, लाइफ इंश्योरेंस में ईयरली अगर प्रीमियम कोई दे रहा है तो हम उस समय प्रीमियम दे देते हैं। क्या हम प्रीमियम पे करते वक्त हमें कंपनी को इन्फॉर्म करना चाहिए कि हमारी हैबिट्स बदल गई है? नहीं प्रियंका जी, वो थैंक गॉड दैट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट। ओके, आज की तारीख में आज आपका हैबिट्स कैसा है, आज आपका हेल्थ कैसा है, आज आपका लाइफस्टाइल कैसा है, उसके बेसिस पे प्रीमियम डिसाइड होता है, ना कि कल आपका कैसे हैबिट बदलने वाला है। और अगर बदलेगा तो मुझे बताना है क्या बीमा कंपनी को? देयर इज नो नेसेसिटी नहीं है कि आपको बताना पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस में बिल्कुल जरूरत नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस में डिक्लेरेशंस मांगते हैं कुछ इंश्योरेंस कंपनीज,
प्रोएक्टिवली रिन्यूअल के टाइम पे मांगते हैं कि आप अपना फेशियल स्कैन दिखाइए, उसके हिसाब से शायद आपका इन्फ्लेशन हो सकता है, आपका हेल्थ मॉनिटरिंग हो सकता है, बट उसके बेसिस पे आपका क्लेम डिनायल नहीं हो सकता है। ओके फाइन। ओके, थोड़ा आपका प्रीमियम चेंज हो सकता है बट क्लेम डिनायल नहीं हो सकता है कि आपने एक नया हैबिट आपने लिया है तो आपका रिन्यूअल रद्द कर रहे हैं या आपका क्लेम डिनाई कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। इंश्योरेंस में हमने बात की अवेयरनेस की, हमने बात की कि क्यों लोग नहीं खरीद रहे हैं इंश्योरेंस। मुझे लगता है एक ट्रस्ट डेफिसिट भी है, क्योंकि हमारे आसपास कई कहानियां हम लोग ये भी सुनते हैं, देखते हैं, कोई हमारे जानने वाले का जानने वाला है जिसने हमें एक स्कैरी स्टोरी सुना दी कि भाई हमारा क्लेम रिजेक्ट हो गया। क्लेम रिजेक्शन ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब अपना पैसा लगाता है बीमा में, उसे लगता है कि जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी और वो रिजेक्ट हो गया तो मैं क्या करूँगा, मैं तो इतने साल प्रीमियम देता रहूँगा। इस फियर को आप कैसे एड्रेस करेंगे वेंकटेश? बिल्कुल, बहुत ही जायज़ फियर है। अगर आप कुछ स्टैटिस्टिक्स देना चाहता हूं आपको, लोग जो है बुरा न्यूज़ जो है लोगों के मन में रजिस्टर हो जाता है और बुरी न्यूज़ जो है काफ़ी फैल जाता है। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम रेशियो, इंडस्ट्री क्लेम रेशियो अगर आप देखेंगे आज के तारीख में, इंडस्ट्री क्लेम रेशियो लाइफ इंश्योरेंस में ऑलमोस्ट 98% है और हेल्थ इंश्योरेंस में आज के तारीख में ऑलमोस्ट 93% है और कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी 95-96% पे है। यानी कि 4-5% क्लेम रिजेक्शन है हेल्थ इंश्योरेंस में और 1.5-2% क्लेम रिजेक्शन है लाइफ इंश्योरेंस में। और मैं आपको एक्सपीरियंस से बता सकता हूं प्रियंका जी, अगर आपने सच बोल के पॉलिसी लिया है तो आपका क्लेम रिजेक्शन होना बहुत ही ज्यादा रेयर है। इन्वेस्टिगेटिव क्लेम हो सकता है, कभी कभी इन्वेस्टिगेशन में कुछ अलग आ सकता है, बट अगर आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ बात करोगे और रीजन आउट करोगे, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके आपका क्लेम सेटल हो जाएगा। ओके, तो पहले तो आपका क्लेम रिजेक्शन जो है इतना नहीं है, 5% और 2% है। अगर आपने कुछ गलत बोल के अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लिया है, आपका पॉलिसी ज्यादातर क्लेम सेटल हो जाएगा। अगर आपने गलत चीज बोल के लिया है इंश्योरेंस पॉलिसी उसमें दिक्कतें आएंगी। तो आपको जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो बहुत सोच के समझ के लेना पड़ेगा। ओके, तो सोच कर समझ कर खरीदिए। मुझे लगता है क्लेम रिजेक्शन पर हम एक पूरी और बातचीत अपने सेकंड सीरीज़ में हम लेकर आएंगे, कोशिश करेंगे वेंकटेश को फिर से बुलाएं। पर थैंक यू सो मच आज बात करने के लिए हमसे। और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री के लिए भी एक चैलेंज ज़रूर है कि कैसे इंश्योरेंस को हम पुश से पुल प्रोडक्ट बनाएं, क्योंकि 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल के डेडलाइन को भी मीट करना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट वेंकटेश। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू प्रियंका। ओके, सो ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा की इस एडिशन में मेरे साथ इतना ही। अपने कमेंट्स लिखकर बताइएगा कि आपको हमारी ये बातचीत कैसी लग रही है, हमारी ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। और हाँ, Money9 के यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरे वीडियो पर कहीं से घूमते हुए पहुंच गए और आपको हमारी बातचीत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ Money9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।